चेक बाउंस के केस में अगर सजा हो भी जाए तो क्या उस सजा से बचा जा सकता है? क्या सजा होने के बावजूद भी कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड में राजीनामा हो सकता है? और अगर राजीनामा हो तो क्या ट्रायल कोर्ट को कोई कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ेगी क्या? कई सारे सवाल उठते हैं, इसलिए आज हमने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट के साथ। आपको हम बताएंगे इसके पीछे का पूरा कानून और उस जजमेंट के बारे में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि किन कंडीशन पे राजीनामा होगा और क्या कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन मनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून की हर छोटी बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको घर बैठे ऐसी लीगल अपडेट्स मिलती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले एक और जरूरी बात, अगर आपके जीवन में कोई भी कानूनी समस्या है या कोई चेक बाउंस का केस है और उस पर आप हमसे एक्सपर्ट ओपिनियन चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक पर क्लिक करके मुझसे या मेरी टीम से अपनी कानूनी समस्या का घर बैठे समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में और सेक्शन 138 के कानून के बारे में, जहां पर सजा होने के बाद हम कैसे उससे बच सकते हैं। सबसे पहले तो जजमेंट का नाम जान लेते हैं। उसका नाम है BV शैया वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2021 सुप्रीम कोर्ट। इसके मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, आप चाहें तो पूरा वहां जाके पढ़ भी सकते हैं। इस केस के अंदर एज यूजुअल जब चेक डाला गया तो चेक बाउंस हुआ। चेक बाउंस होने के बाद लीगल नोटिस भेजा गया। लीगल नोटिस भेजने के बाद जो एक्यूज था उसने पैसे नहीं जमा कराए, पैसे पार्टी को नहीं दिए। अल्टीमेटली 138 की क्रिमिनल कंप्लेंट डाली गई, नीचे ट्रायल हुई और उस एक्यूज को सजा हुई। सजा होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जब वो हाई कोर्ट पहुँचे तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान जो एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट थे, यानी चेक देने वाले और चेक बाउंस करवाने वाले, दोनों के बीच में आपस में एक राजीनामा यानी सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट जब हुआ तो उन्होंने एक MOU, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, वो साइन हुआ। उस MOU के अकॉर्डिंग जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी वो रिटर्न में साइन हो गई और उन्होंने कोर्ट के समक्ष ये बात रख दी। MOU होने के बावजूद भी, सेटलमेंट होने के बावजूद भी हाई कोर्ट ने उस MOU को कंसिडर नहीं किया और उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी उस सज़ा को हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। इस बात से एग्रीव्ड होकर वो एक्यूज्ड पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना ये आर्गूमेंट लिया कि 138 के ऑफेंसेस में जब हमारा सेटलमेंट हो गया है, मैं पैसे देने को तैयार हूं, जब राजीनामा हो गया है तो उसके बावजूद भी मुझे कन्विक्शन क्यों दिया गया, मेरी सजा को क्यों बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने वकील साहब के आर्गूमेंट को सुनने के बाद अपने पुराने जजमेंट्स का एनालिसिस किया और एक लैंडमार्क जजमेंट्स मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता का वापस जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 138 को बनाने का उद्देश्य था वो ये उद्देश्य नहीं था कि जो आरोपी है उसको जेल भेजा जाए, बल्कि उद्देश्य ये था कि जो चेक, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बाउंस होने से रोका जाए, लोगों में थोड़ा डर पैदा किया जाए ताकि जो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो स्मूथली फंक्शन कर सकें। और ये जो है वो एक सिविल ऑफेंस है और अगर इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है तो कॉम्प्रोमाइज़ को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य किसी को जेल भेजना नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है तो फिर हाई कोर्ट ने MOU कंसिडर क्यों नहीं किया, ये हमें समझ में नहीं आया। हाई कोर्ट को MOU कंसिडर करना चाहिए था और जैसे ही ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग्स अगर ये बात कोर्ट के सामने आती है कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ यानी सेटलमेंट हो गया है, तो इमीडिएटली प्रोसीडिंग्स को रोक के उस सेटलमेंट के हिसाब से उनको आगे प्रोसीड कर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सेटलमेंट को नहीं माने। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, अगर पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ है, सेटलमेंट डीड है, तो हम उसको मानेंगे और उस सजा को हम क्वैश करेंगे और सेट असाइड करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने उस हाई कोर्ट के जजमेंट को क्वैश और सेट असाइड कर दिया। और दोस्तों एक बात तो तय है कि अगर आपका कोई 138 का केस है और अगर आपको उसमें कोई सज़ा हो गई है और अगर आपको लगता है कि अब आप सज़ा से बचना चाहते हैं और अगर आपका कोई पार्टीज के बीच में सेटलमेंट की संभावना है तो सेटलमेंट कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। अगर वो हो जाता है तो आपकी सज़ा 1 मिनट में क्वैश और सेट असाइड हो जाएगी और आप जेल जाने से बच सकते हैं, क्योंकि 138 एक सिविल ऑफेंस है, एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है, जहां पर दोनों पार्टीज मिलके आपस में कंपाउंड भी कर सकती है, यानी वो उस मैटर को वहीं ख़त्म कर सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में एक बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया और जहां बताया कि ऐसा नहीं है कि जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करें तो आप 1 मिनट में तुरंत उस कोर्ट से निकल जाएंगे, आपको कोर्ट जाने की कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर जब आपने ट्रायल कोर्ट में मैटर लड़ा, आपने हाई कोर्ट में मैटर लड़ा, तो आपने स्टेट जुडिशरी का
बहुत समय लिया है, आपने वहाँ के जजेस और मजिस्ट्रेट्स का टाइम लिया है, आपने स्टेट फंक्शनरी को यूज़ किया है, तो उसको आपको कोई ना कोई कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो अब हम आपको वो जजमेंट भी बता देते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपको कितनी पेनल्टी बेयर करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दामोदर एस प्रभु में वैसे सैयद बाबूलाल में एक बात कही कि अगर आप इनिशियल लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, यानी ट्रायल कोर्ट में जो फर्स्ट या सेकंड हियरिंग में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो आपको कोई भी कॉस्ट बेयर नहीं करनी। आप इमीडिएटली आप ट्रायल कोर्ट में जाके बोल सकते हैं राजीनामा हो गया, आपको विदाउट एनी कॉस्ट कोर्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी। लेकिन अगर आप ड्यूरिंग द ट्रायल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते और एंड में आते आते ट्रायल में कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो आपको चेक का जो अमाउंट है उसका 10% लीगल एड अथॉरिटी में जमा कराना होगा। उस बेसिस पे ट्रायल कोर्ट आपके केस को ख़त्म कर देगी। लेकिन अगर आप सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, वहाँ पे आपकी अपील या रिवीजन जो भी है वो पेंडिंग है और तब राजीनामा होता है, तो आपको चेक के अमाउंट का 15% लीगल एड अथॉरिटी में देना होगा। और यही मैटर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए और वहाँ आपका राजीनामा हो तो आपको चेक के अमाउंट का 20% देना पड़ेगा। यानी अगर आप इनिशियल लेवल पे ट्रायल पे तो 0%, ट्रायल के एंड में है तो 10%, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में है तो 15% और सुप्रीम कोर्ट है तो 20%। ये कॉस्ट आप बियर करेंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी रिस्पेक्टिव फोरम है वो आपके कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे 138 के केस को खत्म कर देगी। यानी दोस्तों आज के इस वीडियो से हमें एक बात क्लियर है कि अगर किसी भी प्रोसीडिंग्स में 138 की अगर हमें लगता है कि अगर राजीनामा संभव है तो राजीनामा कर लीजिए, क्योंकि राजीनामा करने के बाद कुछ कॉस्ट बेयर करने के बाद वो संबंधित कोर्ट या फोरम आपके केस को क्वैश और सेट असाइड कर सकती है। और इसका मतलब ये भी है कि सज़ा होने के बावजूद भी हम 138 में उस सज़ा से बच सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।